हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके। आइए, जो हम लोग का जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था, फाइनली आज उसके बारे में पढ़ा जाए कि डीएनए हमारा कैसे शो अप होता है, सारे स्ट्रक्चर जो केमिकल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, जो रिमेनिंग पार्ट था, आगे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कैसे बेस, शुगर और फास्फेट आपस में जुड़ते हैं। जब जुड़ता है तो कैसे आपका एक स्ट्रक्चर डीएनए का बनता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसको जो है बी केयरफुली, सावधानी से आप इसको वॉच कीजिएगा, जूम करके देख भी लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल है ये। आइए देखा जाए। यहाँ आप जैसा कि जानते हो, ये क्या है, हम लोग का बेस है, ये क्या है, शुगर है, और ये क्या है, फास्फेट है। अगेन बेस है, शुगर है, फास्फेट है। तो आपने पढ़ा है कि जब बेस और शुगर जब मिलता है तो उसे आप न्यूक्लियोसाइड कहते हो। जब न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट जुड़ जाता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हो। अब देखो, ये फास्फेट नीचे वाले शुगर को जोड़ा हुआ है, तब जाकर ये आपस में जो है कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है एडेनिन, एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ा हुआ है, डबल आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर से। फिर आपका जो है जो बेस है, या एडेनिन हो, इधर आपका जो एडेनिन हो या थायमिन हो, तो जो शुगर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। यानी कि आपका बेस जब शुगर से जुड़ता है तो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। और शुगर दूसरे शुगर से किससे जुड़ता है, फास्फेट से जुड़ता है। फास्फेट क्या करता है, इन दोनों को जोड़ता है, तो इसमें आपका एक बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसा कि आप जानते हो कि आर ओ ओ आर, आर ओ आर, आर फॉर एल्किल होता है, तो समथिंग ईस्टर का ये फार्मूला। बहरहाल हमारे काम की चीज क्या है कि दोनों शुगर को फास्फेट जो जोड़ता है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक बार और, बेस से जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स में। ए और टी के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और शुगर और फास्फेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। फास्फेट और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। आपका जो बेस है शुगर से जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और शुगर से जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, और ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो जुड़ते चले जाते हैं तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर शो अप होता है। एक चीज और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो है कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका ऊपर 3 है और नीचे 5 है, देखिए 3.5 to 5 डैश, 3 डैश टू 5 डैश इधर जुड़ रहा है। इधर क्या होगा, तो 5 डैश टू 3 डैश होगा। अब ये समझ में नहीं आता आखिर है क्या, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ शुगर को काउंट करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और 5 है। 5वें से आपका फास्फेट जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ, और नीचे वाला फास्फेट किससे जुड़ा हुआ है, 3 से या तीसरे कार्बन से। अगेन 1 2 3 4 5, यानी ऊपर से आपका ये फास्फेट ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है 5वें कार्बन से, और नीचे से यानी 5वें से नीचे की तरफ तीसरे की तरफ आता है, इसलिए इसे 5 to 3 डैश बोलते हैं। और ये चीज उलट जाता है। अब आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ तीसरे से जुड़ा हुआ है, 4 5 यहाँ 5वें कार्बन से आपका फास्फेट जुड़ा हुआ है, तो आपका 3 to 5 3 to 5 3 to 5, इसलिए आपका 3 डैश टू 5 डैश होता है। क्लियर है, तीसरे कार्बन से 5वें कार्बन की तरफ, 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन की तरफ जुड़ता है, इसीलिए इसे हम लोग 5 डैश टू 3 और 3 डैश टू 5 से शो करते हैं। अब आइए, आपको एक क्वाइन स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को दिया था। अब इसमें आप देखोगे, ये जैसे नरकुल की रस्सी होती है ऐठी हुई ना, वैसे शो अप होता है। तो ये नरकुल की रस्सी जो शो अप होती है, तो आप देखोगे 4 लेटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, 4 लेटर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
एक्चुअल होता क्या चीज है, ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर लगभग एक जो है क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो हम कहें कि 10 की संख्या में जब क्वाइल होकर दूसरा स्टार्ट होता है तो उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए 4 4 8 जो 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि टोटल आपका जो एक न्यूक्लियोटाइड्स जो ग्रुप में है, एक क्वाइल में कुल कितने वाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 10 होते हैं, जिसकी दूरी कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी दूरी होती है, वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, जैसा कि आप जानते हो। इसको 20 से इक्वली अगर हम लोग अगर डिवाइड करें तो ये हमारा जो एक मेजर एक्सिस के रूप में बनता है, और मेजर एक्सिस से पेरिफेरल रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर रीजन कहते हैं। अब ये देखो ये जो सिंगल आपका ये लाइन एक लाइन है और ये दो लाइन है, तो आपका जब सिंगल लाइन होता है तो आप क्या बोलते हैं, उसे भाषा में हेलिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, ये है आपका डबल हेलिक्स। क्या है ये, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप जानते हो। अब देखो एक न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसके भीतर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है, 2.2 मीटर। सोचने वाली बात है, बाप रे, 2.2 मीटर लंबा कैसे होता है उसमें कुल कितने जीन होते हैं, समथिंग 30,000, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन वन डीएनए इज 30,000, यानी 30,000 जीन आपका मिलकर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को फॉर्म करता है। तो अब उसमें कैसे ये होगा, तो इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक छोटा सा समरी बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हो तो चरखी में जो डोरे को बांधा जाता है, वो चरखी में डोरा, और वो डोरा जो होता है, थ्रेड जो होता है, कितना लंबा होता है, लेकिन वो आपका समा जाता है किसमें, चरखी में समा जाता है। जस्ट लाइक कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे जो है न्यूक्लियस के भीतर बनता है, जैसे हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए में पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसी तरह हमारे जो वीडियो को वॉच करते रहिए, और हमारे जो चैनल बालाजी नारायण 1715 को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि आपको अधिक से अधिक अच्छा वीडियो मिले। ओके।